हेलो गाइस, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आई हूँ। मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग या अधिगम के सिद्धांत। अधिगम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के पर्पज़ से, और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला प्रिंसिपल जो है, पहला सिद्धांत जो है वो है लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। यानी लर्निंग जो है वो कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस से क्या मतलब है कि जो व्यक्ति है, जो भी अधिगम करता है, वो उस काम में लगा हुआ है, वो पैसिव नहीं है, वो पीछे से या उसमें बिना पार्टिसिपेशन किए उसको देख रहा है, ऐसा नहीं है। वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तभी जो है वो लर्निंग कर पाएगा। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड लर्नर यूजेस सेंसरी इनपुट्स टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। इसका एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट्स का क्या मतलब है कि हम जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे वो देखने की शक्ति है, चाहे वो श्रवण की शक्ति है, चाहे वो टच करके किसी चीज़ को महसूस करने की शक्ति है, जैसे स्मेल करने की शक्ति, हर चीज़ जितने भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से हम सेंसरी इनपुट, सेंसस के माध्यम से सेंसरी इनपुट, जैसे कंप्यूटर में डाटा डालते हैं ना तो इनपुट करते हैं, वैसे ही हम अपने जितने भी सेंसस हैं उनके माध्यम से हम हमारे ब्रेन तक जो है इनपुट्स पहुंचाते हैं। सेंसरी इनपुट्स टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। और फिर जो भी चीज़ें हमारा माइंड परसीव करता है उसे रीड करता है और फिर उससे एक मतलब निकालता है किसी भी चीज़ का। तो लर्निंग की प्रोसेस क्या होगी? पहली जो चीज़ है इसमें वो है एक्टिव प्रोसेस। प्रश्न आ सकता है कि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस। तो इसमें क्या करेंगे आप? लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। फिर सेंसरी इनपुट्स की बात हो सकती है कि किस तरह के सेंसरी इनपुट जो है वो लर्निंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है लर्नर लिंक्स न्यू नॉलेज विद प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस इन न्यू वेज। लर्नर लिंक्स, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है न्यू नॉलेज और दूसरा है प्रायर नॉलेज। न्यू नॉलेज का क्या मतलब है? जो नया नॉलेज है। और प्रायर नॉलेज का मतलब क्या है? जो पहले से अर्जित ज्ञान है या पूर्व में सीखी गई चीज़ें हैं। तो कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ हमें पहले से आती है, लेकिन क्योंकि नई चीज़ें आती रहती हैं तो हम क्या करते हैं, उस पुरानी जो हमने पुरानी चीज़ सीखी हुई है उसके अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये इस जैसे कि आपने बीएड में जब की होगी तो आपने देखा होगा कि आप जब लेसन प्लानिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप पहले प्रश्न पूछते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग ऑफ द स्टूडेंट। तो प्रीवियस नॉलेज का मतलब उसे पहले से उसे क्या क्या चीज़ आती है, और फिर उस जो चीज़ें उसे आती हैं उन चीज़ों में नया जोड़ने की कोशिश हम करते हैं। सो लर्नर लिंक्स न्यू नॉलेज विद द प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस इन न्यू वेज। और फिर उसके माध्यम से जो नया नॉलेज जुड़ता है उसके माध्यम से वो नए तरीके के एक्सपीरियंसेस को गेन करता है। नेक्स्ट है लर्निंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस। अब आपको पता है कि लैंग्वेज इज अ फॉर्म टू कन्वे मैसेज। लैंग्वेज के माध्यम से, लैंग्वेज यानी भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वो लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कोई भी माध्यम हो सकता है, उसमें वर्ड्स के माध्यम से कर सकते हैं, सिंबल्स के माध्यम से कर सकते हैं, नंबर्स के माध्यम से कर सकते हैं, इमेजेस के माध्यम से कर सकते हैं कि शब्दों को बोलकर हम अपनी बात को बता सकें। सिंबल यानी लिखकर, जैसे हमने आप लिखने वाली आगे अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा, अलग अलग लिपियाँ हैं लिखने की, तो वो लिपियाँ क्या है? दे आर सिंबल्स, एक साउंड के सिंबल्स हैं वो। उसके बाद फिर नंबर्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स की कोई बात आपको समझानी होती है तो आप नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार हम कोई चीज़ें जैसे कि जो हम बोल कर नहीं बता पा रहे होते वो हम इमेजेस के माध्यम से बता सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन सभी माध्यम जो है वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे आइडियाज़ को कन्वे करते हैं, और वो क्या है? दे आर मतलब फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के प्रकार है। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस बाय, नेक्स्ट क्या है? लर्निंग इज इन्फ्लुएंस बाय मेनी कंस्ट्रक्चुअल फैक्टर्स, जैसे बैकग्राउंड। अब लर्निंग जो है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? कंटेक्चुअल फैक्टर कौन से हो सकते हैं? बैकग्राउंड मतलब वो व्यक्ति, वो जो भी लर्नर है जो अधिगम करता है वो कहाँ से आता है, बैकग्राउंड क्या है उसका। नॉलेज किस प्रकार की है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि पुरानी नॉलेज, उसकी जो प्रायर नॉलेज है वो किस प्रकार की है, और नई नॉलेज हम उसको किस प्रकार से देंगे। तो नॉलेज किस प्रकार की है उसकी थिंकिंग प्रोसेस किस प्रकार की है, वो किस प्रकार से चीज़ों को सोचता है। फिर उसकी कल्चरल, जो उसकी सांस्कृतिक
परिवेश है वो कहाँ से उठकर आ रहा है, उसकी लैंग्वेज कौन सी, उसने लिंग्विस्टिक जो उसका कल्चर है वो किस प्रकार का है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल स्टेट एंड सोशल बैकग्राउंड। ये ऊपर वाला जो हम कर रहे थे, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी कंटेक्चुअल फैक्टर्स। बैकग्राउंड, पहली चीज किस तरह जो लर्निंग है वो किससे प्रभावित होगी, बैकग्राउंड से प्रभावित होगी कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, रूरल है, अर्बन है, कौन सी कास्ट है वो बिलोंग करता है, कौन से जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है वो किस प्रकार का है, कोई नौकरी पेशा लोगों पेरेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर फार्मर्स हैं, कोई मतलब जिस प्रकार की वो माहौल से आ रहा है उसका बैकग्राउंड किस प्रकार का है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस किस प्रकार की है, उसका जो है कल्चरल उसकी जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का है, उस किस तरह की भाषाई ज्ञान उसको है, फिर उसके अलावा उसका सामाजिक परिवेश, सामाजिक बैकग्राउंड जो है वो किस प्रकार का है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगी, लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेंगी, लर्निंग को प्रभावित करेंगी, अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगी। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल स्टेट। अब लर्निंग जो है वो एक और चीज़ है, अधिगम जो है वो किससे और इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्रभावित होएगा इमोशनल स्टेट से। इमोशनल स्टेट का क्या मतलब है कि आप आपका जो मनोस्थिति है, आपके इमोशंस जो है वो किस प्रकार के हैं। मान लिया आप गुस्से में हो, आप बहुत खुश हो, आप चीज़ों किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, तो बहुत सारे जितने भी इमोशंस हैं, आप दुख की स्थिति में हो, आप परेशानी में हो, या फिर आप बहुत खुश हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप मोटिवेटेड हो, तो वो सारी इमोशनल स्टेट जो है वो प्रभावित करेंगे लर्निंग को। फिर सोशल इंटरेक्शंस, सपोज क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर आपकी उन सब बच्चों से बन रही है, आप जो है उनके साथ इंटरैक्ट कर पा रहे हो सही ढंग से, तो आपकी लर्निंग जो है वो बेटर हो पाएगी। जहाँ पर जिस भी ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको ऐसा महसूस होएगा कि आप कट ऑफ हो, तो फिर आप उस तरह से लर्निंग की प्रोसेस जो अधिगम करता है वो नहीं कर पाएगा। फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हमारे दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, कम्युनिकेशन विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार का, हम उन्हें अपनी बात समझा पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने की प्रक्रिया में एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, कम्युनिकेशन विद अदर्स। दूसरे लोगों से हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जब तक हम अच्छी तरह से किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। फिर लर्नर्स मोटिवेशन बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिवेशन ऑफ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, इसका क्या मतलब है, एक्टिवेशन ऑफ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अब 3 चीज़ें इसमें मेरे इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन, कौन सी मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि जो बच्चा जो अधिगम करता है वो अंदर से इंटरनली वो मोटिवेटेड है। सपोज मैं सीटेट का एग्जाम क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे को ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि मेरे को अगर वो काम मैंने कर लिया तो मुझे जो है सरकारी नौकरी मिल जाएगी या मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी जिससे मैं अपना जीवन यापन जो है सही प्रकार से कर पाऊंगी। तो उसका मतलब मुझे अंदर से एक इच्छा है, अंदर से मेरी इच्छा है मैं उस काम को करने की, तो वो क्या हुआ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुई। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगी कि मुझे ये काम करने से कोई चीज़ मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं अंदर से प्रेरित हूँ तो वो क्या हुआ, अभी प्रेरणा मेरे अंदर है, अंदर से किसी काम को करने में मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ, सीटेट में मैं टॉप करना चाहती हूँ, मेरी अंदर की इच्छा है, तो वो क्या हुआ, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और बाहर जब उसको करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, नौकरी मिल जाती है, तो वो मेरे को मिल जाएगी, ये मैं सब सोच रही हूँ, तो वो मेरी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। सो दोनों तरह की मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और ये जो मोटिवेशन है वो क्या होता है, वो होता है एक्टिवेशन ऑफ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। जब हम कोई मोटिवेटेड होते हैं तो हम किसी को गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार उसके लिए एफर्ट करते रहते हैं, तो उस बिहेवियर को क्या करते हैं, उसको कहते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। फिर लर्नर्स परसिस्टेंट एफर्ट, क्या चाहिएगा, और लर्नर को जो अधिगम करता है उसे लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट चैलेंजेस हमें टीचर को देने पड़ेंगे। डेवलपमेंटली मान लिया कि अगर कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसे 5th क्लास की चीज़ पढ़ाने लग जाओ या सिखाने लग जाओ तो नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट चैलेंज नहीं है। तो जो जिस लेवल का उसका वो सीख सकता है उस लेवल की चीज़ जब हम उसे सिखाएंगे तो वो क्या होगी, दैट विल बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट चैलेंज। फिर इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट रिजल्ट इन रिगरस लर्निंग, एक और चीज़ वाली बताई गई है, वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट रिजल्ट इन
रिगरस लर्निंग, अगर टीचर लगातार बच्चे को सपोर्ट करता रहेगा तो लर्निंग जो है वो बहुत बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है लर्नर नीड एप्रोप्रिएट सपोर्ट, प्रैक्टिस एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट। 3 चीजें हैं। सपोर्ट का मतलब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो भी आपने उनको पढ़ाना है उसके लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए वो अच्छा एनवायरनमेंट हो, चाहे एनवायरनमेंट अच्छा हो। उसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल हम करते हैं, वो हो सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम, टीचर जो है वो मोटिवेट करता है बच्चे को। उसके अलावा पीयर ग्रुप किस प्रकार का है, वो भी मोटिवेशनल है क्या, ये सारी चीजें, इस तरह की चीज। फिर कंटेंट जो है वो एप्रोप्रिएट है क्या, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सपोर्ट सिस्टम में आएंगी। उसके अलावा वो प्रैक्टिस कितनी करेगा, और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट। अगर हम किसी भी बच्चे को अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी क्लास में अगर उसे हिमिलिएशन फील होगी, या कहीं पे भी अगर हम कुछ सीख रहे होते हैं और हमें लगता है कि नहीं यहाँ मुझे, यहाँ मेरे को रिस्पेक्टफुल नहीं महसूस हो रहा, तो हम उस चीज़ को नहीं सीख सकते। तो इन्वायरमेंट को कैसा होना जरूरी है, रिस्पेक्टफुल होना जरूरी है। लर्नर नीड स्पेसिफिक, टाइमली एंड रेलिवेंट फीडबैक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेसिफिक, टाइमली एंड रेलिवेंट फीडबैक। कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं, अगर हमें ये पता लग जाए कि हमने सही सीखी है या गलत, तो हमारा जो सीखने का की जो इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सपोज हम कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं किसी बुक में से, पहले 5 प्रश्न हमने किए और वो पहले 5 प्रश्न हमने पीछे उत्तर देखा तो 5 के 5 सही आ गए, तो हम क्या करेंगे, अगले 5 करने के लिए अपने आप ही अंदर से हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाएगी। तो ये प्रक्रिया जब हमें लगातार फीडबैक मिलता रहता है, तो गलत हो गए तो भी फिर हमें देखते हैं कि ये 3 गलत हो गए और मेहनत करते हैं। तो लगातार अगर टाइमली और रेलिवेंट, स्पेसिफिक टाइम पे और रेलिवेंट फीडबैक हमें मिलता रहेगा, तो अधिगमकर्ता जो है या जो सीखने वाला है वो उसकी सीखने की प्रक्रिया बहुत अच्छी और बढ़िया हो जाएगी। लर्नर रिफ्लेक्ट, मॉनिटर एंड एडजस्ट देयर थिंकिंग एंड रीजनिंग टू अचीव लर्निंग गोल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लर्नर रिफ्लेक्ट करता है, जो भी चीज़ हमने सीखी हम बताते हैं कि हाँ ये मैंने सीख ली, तो रिफ्लेक्ट, उसके ऊपर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। फिर मॉनिटर, हम अपना मैंने कितना सीखा ये मुझे पता होता है खुद को। हम अपने अंदर जो है बहुत सारी एडजस्टमेंट लेके आते हैं जब हम लर्निंग करते हैं, जिसमें हमारी थिंकिंग प्रोसेस में, हमारी रीजनिंग प्रोसेस में। तो ये चीज़ें जब हम अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, सेल्फ मॉनिटर कर रहे होते हैं, सेल्फ एसेस कर रहे होते हैं, तो उससे भी हमारी लर्निंग बढ़ती है। सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई व्यक्ति लर्न करना चाहता है या अधिगमकर्ता कुछ सीखना चाहता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ असेसमेंट। और इसको क्या कहते हैं, इसे मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन। सेल्फ असेस एंड मॉनिटर वंस ओन वर्क, अपने खुद के जो सीखी हुई चीज़ है या अपने खुद के किए हुए काम को जब हम सेल्फ असेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। फ्रेंड, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझे पता लगे कि क्या कमियां हैं, जिससे मैं उनको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।